इस व्लॉग को देखने और सुनने वालों की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना की जानब से सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम स्वीडन की सिटीज़नशिप के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपकी खिदमत में रखूँगा और इसके साथ ही जो यहाँ सिविक टेस्ट होना है स्वीडन के मुआशरे के हवाले से टेस्ट जो होना है उसके हवाले से 5 मज़ीद सवालात जो हैं वो इस व्लॉग के आखिर में बताए जाएंगे। इससे पहले आपने 2 व्लॉग देखे, उनमें भी मैंने कुछ सवालात जो है वो आपके सामने रखे थे और ताकि आप लोगों की इस तरह से जो है वो सिटीज़नशिप के इम्तिहान की तैयारी भी होती रहे। तो आज के व्लॉग में हम सिटीज़नशिप के हवाले से जो बात ये करेंगे कि कई लोगों को जो है वो यहाँ पे उसकी टेस्ट की दावत मिली है और दावत मिलने का मतलब क्या है, और इसके साथ ये भी कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर किसी ने भी स्वीडिश ज़बान का टेस्ट पास नहीं किया तो क्या वो टेस्ट जो है वो दे सकता है। अगर उनको इनविटेशन लेटर आ जाए कि आप अपना जनाब बुक करें, और फिर जो इम्तिहान के हवाले से सवालात हैं और उनके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। तो जनाब 6 जून से आपको पता है जो नया कानून है इसके तहत यहाँ पे जो सम हेल्थ स्कॉप है इसका टेस्ट जो है वो सिविक टेस्ट जो है वो शुरू हो रहा है, और इसमें कुछ लोग जो हैं उनकी तरफ से जो इंफॉर्मेशन या फीडबैक्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में भी पेश करूँगा ताकि आपको सूरत हाल का भी अंदाज़ा हो। इसमें कई लोगों ने बताया जी कि हमें 2 साल के बाद जनाब जो है वो अभी लेटर आ गया जी कि उन्होंने जब लॉगिन किया अपना जो माइग्रेशन का जो वेबसाइट है मीना सीदुर, तो वहाँ पे जाके उनको एक लेटर मिला जिसमें कहा जी कि आप जो है वो सिटीज़नशिप का सिविक टेस्ट जो है वो इसके लिए अपना बुक करें जो है वो डेट, जबकि 2 साल तक वो कहते हैं जी वो बिल्कुल खामोश रहें। इसी तरह एक और शख्स हैं वो कहते हैं जी कि मैंने 6 जून से पहले अपनी तमाम तर दस्तावेज़ात उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे और मेरा ख्याल था कि मेरे जो केस का फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मेरे केस का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इसकी बजाय जो है वो मुझे अब ये दावत आई है कि मैं जो सिविक टेस्ट है उसके लिए जो है वो अप्लाई करूँ। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इस दावत आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन अभी एक्टिव है, आपके केस पे अभी फ़ैसला नहीं हुआ, आप अगले मरहले में स्टेप में चले गए हैं और आप जो है वो इस इम्तिहान के लिए तैयारी करें और ये इम्तिहान दें और इस पास होने के बाद फिर आपके केस का फ़ैसला होगा। अब यहाँ पे जो है वो एक बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, क्योंकि जो स्वीडिश ज़बान की शर्त है वो जो कानूनी तौर पे अगले साल से 2027 से जो है वो शुरू होनी है। लेकिन जिन लोगों को लेटर्स आए हैं उसमें उनसे ये भी पूछा गया है कि आपको स्वीडिश ज़बान का आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। आज भी मुझे एक शख्स मिले थे, वो कह रहे थे जी मुझे लेटर आया था कि आपके पास SFED का अगर सर्टिफिकेट है तो तब आप ये सिविक टेस्ट जो है वो बुक कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि मेरे पास D लेवल का नहीं था, मेरे पास C लेवल का था, इसलिए मैंने जो है वो इस टेस्ट को जो है वो इसकी डेट बुक नहीं की। तो ये एक बड़ी अजीब कन्फ्यूजन है, यानी बेसिकली उन्होंने लैंग्वेज की शर्त जो है वो इस के साथ नथी कर दी है। तो 2027 से नाफिज होने का मतलब जो है वो बेमानी हो जाता है। इसका मतलब है कि वो भी अभी से ही नाफिज है। और इसके बाद ये है कि एक और हैं, उन्होंने कहा जी कि मुझे भी ये आया था कि आप ये बुक करें और मैं स्वीडिश शेरवानी से बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरी ज़ाहिर एप्लीकेशन जो है वो मंजूर नहीं होगी, और इसलिए मैंने जनाब इसके लिए इस टेस्ट को जो है छोड़ दिया है। तो इस तरह के कई लोग हैं जिनको माइग्रेशन की जानिब से लेटर्स आए हैं कि आप जनाब अगला जो होने वाला इम्तिहान है उसके लिए जो है वो बुक कर लें डेट, लेकिन चूँकि उनके पास स्वीडिश लैंग्वेज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो उनके लिए बड़ी अब मुश्किल पैदा हो गई है कि वो कैसे बुक करें। हालांकि वो कहते हैं जी कि हमें इतनी स्वीडिश आती है, लेकिन जो है वो शर्त के लिहाज से ये टेस्ट जो है वो बुक नहीं कर सकते। फिर इसमें एक और जो है कपल है, जोड़ा है, उन्होंने बताया जी कि हमारी बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। हम दोनों एक ही दिन स्वीडन आए थे, हमने एक दिन अप्लाई किया था, तो एक को जो है वो दावत आ गई है कि आप इम्तिहान की डेट बुक करें, लेकिन जो है वो दूसरा जो साथी है उसको बिल्कुल अभी तक कोई जो है इस किस्म का जवाब नहीं आया। और एक और बहुत बड़ा सवाल है, कई लोगों ने पिछले जो मेरे व्लॉग्स हैं उस पर कमेंट भी किया था कि इम्तिहान में पास होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए, यानी 70%, 80%, 85%, 90%।
तो अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 100% होने चाहिए, 90% होने चाहिए, 80% होनी चाहिए। ये भी उनको वजाहत कर देनी चाहिए माइग्रेशन एजेंसी को या यूनिवर्सिटीज़ को कि कितने सवाल दुरुस्त होने चाहिए। अगर 60 सवाल हैं तो 60 में से कितने दुरुस्त होने चाहिए। अगली बात यह है कि ये जो इम्तहान है ये स्टॉकहोम में ही होगा, तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरे शहरों से लोग आएंगे, दूर दराज से, मतलब अगर जनूब से हम लें, लुंद से या योतबोरी से या उमियों से, खिलफ्तियों से, तो उन लोगों को जनाब यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे उनको होटल बुक करना पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनको इजाफी जो है वो इसमें ज़ाहिर ख़र्चा भी करना पड़ेगा, तो ये भी उनके लिए मुश्किल है। और अगला सवाल ये है कि ये इम्तहान कितना मुश्किल होगा। तो इम्तहान इतना मुश्किल नहीं है, ये मैंने पहले भी जो 2 व्लॉग्स थे उसमें आपको कुछ जो है वो नमूने के जो सवाल थे स्वीडिश लैंग्वेज में वो बताए थे, आप उनको दोबारा देख सकते हैं। और इसमें अगर आप स्वीडन की इंफॉर्मेशन जानते हैं, अगर यहाँ की ख़बरें, यहाँ के हालात हाज़रा से आपकी आगाही है, थोड़ा बहुत आपने स्वीडन के बारे में मालूमात हासिल की हैं, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो आखिर में 5 सवालात एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में रखूँगा ताकि आप की रेपिटेशन भी हो जाए, आप की रिहर्सल भी हो जाए, और ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। पहला सवाल ये है कि जो पब्लिक सेक्टर है यहाँ पे, गवर्नमेंट सेक्टर, इसकी क्या ज़िम्मेदारी है। तो इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं, और इसमें जो बी ऑप्शन है वो दुरुस्त है कि इसका बुनियादी मकसद तालीम, सेहत और फलाही काम करना है, पैसा कमाना नहीं है, ये नए कानून बनाना नहीं है, ये स्वीडन की दुनिया में नुमाइंदगी करना नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि स्वीडन का हेड ऑफ़ स्टेट कौन सा है। तो इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हेड ऑफ़ स्टेट जो है वो किंग होता है, ये बी ऑप्शन, बादशाह वो होता है, और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट वो अलग होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टाट्स मिनिस्टर होता है। तो इन दोनों में फ़र्क करना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरा सवाल जो है वो ये कि स्वीडन का कुदरती जो वसाइल में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसकी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो वो जनाब है लकड़ी। लकड़ी जो है वो, क्योंकि कुदरती गैस या ऑयल तो यहाँ पर इतना है नहीं, यूरेनियम भी इतना नहीं है, तो ये थिम्बर ये से। और चौथा ये है कि कौन सा मुल्क 700 साल तक जो है वो स्वीडन का हिस्सा रहा है, 1809 तक, तो वो है जनाब बी ऑप्शन। और जनाब 5वां सवाल ये है कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पे किसी सियासी तजवीज़ पे तनकीद करता है तो क्या आज़ादी राय का ये हक़ है, उसको ये कर सकता है या नहीं। तो यहाँ भी बी ऑप्शन है कि अपनी राय दे सकता है अगर वो कानून के ख़िलाफ़ ना हो। तो ज़ाहिर है अपनी राय भी आप दे सकते हैं, आज़ादी राय भी है, लेकिन कानून है, इसको भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जनाब स्वीडन की सिटीज़नशिप के हवाले से मज़ीद अपडेट्स से जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद होंगे जिन्होंने स्वीडन की शहरियत के लिए अप्लाई कर रखा है, इंतज़ार कर रहे हैं, या वो लोग जो आइंदा जाके जो है वो सिटीज़नशिप की, नेशनलिटी की दरख्वास्त देना चाहेंगे। इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।